हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम लोग व्हाट इज वर्क। तो बच्चों वर्क में हम लोग कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज applied on the object and it moves the object। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जरूरी है कि ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसेस इट और इट मूव्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लेट्स से दिस इज an object of mass m and we applied a force here, so if this object moves from here to here, let's say, then we will say that some force, some work is done on this object. So see, work done in real life and work done in physics, these two are completely different concept. Like even if I'll keep pushing this wall, if I'll keep pushing this wall, I am doing some work, I am getting tired, okay, but in physics I have done zero work. Okay, suppose I take something on my head, like I have kept, let's say, a trolley bag on my head, and I have kept it for a long time. I'll get tired after a certain time, but in physics I did zero work. But in real life I am doing some work. Okay, but if you visualize this using physics, you will say I did zero work. So these two are completely different concepts. Work in real life and work in physics, these two are completely different concepts. तो यहाँ पे I was successful to move this object from here to here, so it will be said that I did some work. If I would have been unsuccessful, like I kept applying force, like there is a mass, there is an object of mass m, and I kept applying a force F, but this object didn't move. The displacement was zero, so work done will be zero. ठीक है, so it is very important. See, work is said to be done when a force is applied on an object. Force is applied on an object and it moves the object. It displaces the object. This is very important. ठीक है, अगर बच्चों हम लोग वर्क का देखें फॉर्मूला, तो ये होता है बच्चों हमारा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों? तो थीटा होता है हमारा यहां पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहां पे एफ क्या है? तो एफ है बच्चों फोर्स, एस क्या है? तो एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और कॉस अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा एनएससीजेएस का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखें, वहां पे मैथ्स में एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज कॉस थीटा। बेसिकली कॉस बच्चों एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसको एक्सप्लेन किया गया है उस वीडियो लेक्चर में। एनएससीजेएस का फर्स्ट वीडियो लेक्चर जाके आप जरूर देखिए, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है, कि क्या होता है हमारा कॉस थीटा। डिफरेंट एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू अलग अलग होती है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी देख रखा है उनको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। कॉस थीटा बच्चों हमारा होता है बी बाई एच। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ क्लास 8 में भी थे, आई थिंक उनको मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है ट्रिगोनोमेट्री। तो बच्चों ये होता है हमारा वर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एफ एस कॉस थीटा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग फिर वर्क पे।
बच्चों अगर हम लोग बात करें जैसे लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया है ना, और उसको मैंने डिस्प्लेस किया, तो अब हम बात करेंगे कि कितना वर्क डन किया है मैंने। जैसे लेट्स से here this object of mass 10 kg, ठीक है, and I applied a force of 10 Newton and I displaced it by a distance of 100 मीटर। ऑल राइट, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या होगा वर्क डन, तो आप कैसे आंसर करेंगे? बच्चों वर्क डन क्या होता है हमारा? एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है? 10 न्यूटन, एस कितना है? 100, और कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे फोर्स का भी डायरेक्शन यही है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है, तो थीटा जो हो गया दोनों के बीच का हो गया बच्चों 0, और कॉस 0, जब एंगल 0 हो तो कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 मैंने यहां पुट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 1000। बच्चों वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल, याद रखिएगा। जूल वाज अ साइंटिस्ट, है ना, आपके एनसीईआरटी में उनके बारे में डिटेल दी हुई है, आप जरूर पढ़ें उनके लाइफ के बारे में, है ना। तो जूल होती है बच्चों यूनिट ऑफ वर्क। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो 1000 जूल का वर्क कर दिया आपने। अगर बच्चों ऐसा होता कि इसको मैंने जो है यही 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे नहीं लगा के मैंने लेट्स से ऐसा लगाया होता, कितने एंगल के साथ? तो ये बच्चों लेट्स से ऐसे 60 डिग्री एंगल बना रहा होता, 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री एंगल बना रहा होता बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते? कॉस थीटा, 1 नहीं लिखते, हम लोग लिखते कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है, बताइए कितना? 1/2, तो हमारा वर्क डन हो जाता बच्चों 500 जूल। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। हमने वो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का यूज किया और हमारा वर्क डन आ गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी बच्चों मान लो मैंने जो फोर्स है वो ऐसे नहीं लगा के मैंने ऐसा लगाया, ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस हुई इधर। ऐसा पॉसिबल है कि आप फोर्स ऊपर लगाएं और बॉडी इधर डिस्प्लेस हो? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है इस फोर्स की वजह से। लेकिन लेट्स से कोई दूसरा फोर्स इधर फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरा एजेंट इधर फोर्स लगा रहा है, तो लेकिन आपसे पूछा गया वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये बॉडी इधर मूव कर रही है ना, लेकिन आपने फोर्स लगाया है ऐसे, पूछा गया वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हुआ बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा पुट करेंगे, कितना? cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है और फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, cos 90 होता है बच्चों 0, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा कितना? 0। जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो और वर्क डन ऐसा हो, तो इस सॉरी फोर्स ऐसा हो, तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन होगा 0, क्योंकि इसको इधर डिस्प्लेस किया ही नहीं, इसको किसी और ने डिस्प्लेस किया इधर की ओर, मतलब कोई और दूसरा फोर्स है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस फोर्स की वजह से हुआ, उस फोर्स ने इस पे वर्क डन किया, ये वाला जो फोर्स है इस पे कोई वर्क डन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा वर्क के बारे में, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी, कि व्हाट इज एनर्जी। वर्क यूनिट होती है बच्चों जूल, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और हमारा फिजिक्स में वर्क डन जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट
from work in real life. Okay guys, so now we will discuss energy. एनर्जी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए. एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. बच्चों ये भी हमारा वर्क की तरह ही एक स्केलर क्वांटिटी है. बच्चों वर्क डन जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, और हमारा एनर्जी भी जो है बच्चों वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है. इसकी भी यूनिट जो है हमारा वही होता है जो कि वर्क डन का था. इसका भी यूनिट होता है बच्चों जूल. और ये हमारा वर्क डन भी है, वहां मैं नहीं लिखवाया था, लिख लीजिए. वर्क भी जो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है. एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. बात करेंगे बच्चों अब एनर्जी के बारे में थोड़ा. तो बच्चों एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म होते हैं, है ना. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कुछ फॉर्म मैं लिख देता हूं यहाँ पे. तो बच्चों एनर्जी जो है हमारा एक केमिकल एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अब बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये होता है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी. अब किसका सम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज ही, ठीक है. लाइट एनर्जी. तो बच्चों आप देख सकते हो कि इतने सारे हमारे फॉर्म्स होते हैं किसके, एनर्जी के. तो एनर्जी है ना, बहुत तरीके का एनर्जी का फॉर्म होता है. तो जैसे हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम में, अभी नहीं. अभी हम लोग देखते हैं बच्चों इसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो बच्चों अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी में आप लिख सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड potential energy, and energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे energy possessed by a body due to its position is called पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे हमें पढ़ना है फिलहाल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं. तो मेनली अभी हमें 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है बच्चों. पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी बच्चे हम लोग जनरली इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में अर्थ सरफेस के बहुत पास रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे. अर्थ सरफेस के हम लोग या तो अर्थ सरफेस पे या फिर अर्थ सरफेस के काफी क्लोज हम लोग रहेंगे. तो इसीलिए बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी एच. एम जी एच, एम है उस बॉडी की मास, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हमारा रेफरेंस हाइट से कितनी हाइट पे है. ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस हाइट, है ना, रेफरेंस हाइट डिफाइन करते हैं. और यहाँ पे हम लोग h इज इक्वल टू 0 लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस
to a height of 10 meter. Find out change in its potential energy. बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे लेट्स से पहले ऑब्जेक्ट था और उसको आपने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो आप देखिए जहां से अर्थ सरफेस से उठाया गया तो उसको आप अर्थ सरफेस को या रेफरेंस हाइट ले लीजिए, तो वहां पे h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे h हो गया बच्चों हमारा कितना, 10 मीटर। और फिर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लेट्स से इसका मास 2 kg था, तो 2 kg जी का वैल्यू बच्चों हम बताया था, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग 10 ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर 9.8 लेते हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में 10 लेने के लिए बोला गया है, तो 2 इंटू 10 इंटू एच हो गया 10, हमारा आंसर आ गया बच्चों 200 जूल। यानी इस ऑब्जेक्ट के पास 200 जूल की ज्यादा एनर्जी है। यहाँ पे जितनी एनर्जी थी उससे 200 जूल ज्यादा एनर्जी यहाँ पे इसके पास है। तो हुआ क्या बच्चों, बस इसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, इसने एक एनर्जी एक्वायर कर ली और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है mgh। m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हो गया हमारा रेफरेंस हाइट से कितना ऊपर है वो। चलिए अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों हाफ mv²। m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। जैसे लेट्स से आपका एक m मास का ऑब्जेक्ट है और इनिशियली ये रेस्ट पे है, आपने इस पे कुछ वर्क डन किया और आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी, लेट्स से आपने इसको v वेलोसिटी दे दी। ठीक है, तो बच्चों आपने इस पे जो वर्क डन किया, मान लीजिए आपने जो वर्क डन किया है कांस्टेंट फोर्स लगा के किया है, तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, तो वर्क डन हो गया आपका F इंटू एस। एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ। और एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो हमने एक थर्ड इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थर्ड इक्वेशन हमारा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से एस क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, तो a से a कैंसिल। और हमारा u कितना है बच्चों, इनिशियली ये रेस्ट पे था ना, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, तो हमारा वर्क डन आ गया mv² बाई 2। तो आपने क्या किया बच्चों कि इसको जो है बस आपने इसे वर्क डन करके इसको वेलोसिटी दिया, बाकी आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इस पे वर्क डन करके इसको वेलोसिटी दे दी, तो इसमें वर्क डन हो गया कितना, mv² बाई 2। और ये जो वर्क डन है इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और बच्चों हमारा इसको हम लोग बोलेंगे कि इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv²। Kinetic energy is equal to half mv²। m is mass and v is velocity। All right, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग इस फॉर्मूले पे। बच्चों हम लोग वर्क एनर्जी पावर में हम लोग सब कुछ यूज करते हैं, काइनेमेटिक्स का भी यूज होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का भी यूज होता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे जो चैप्टर्स हैं वो आपको याद हो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज आप रिवाइज करें पीछे के चैप्टर्स को, काइनेमेटिक्स को और लॉज ऑफ मोशन को, तो उनके बिना आपको समझ नहीं आएगा ये चैप्टर। जैसे अब
अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ let's say from a height of 20 मीटर, ठीक है, from a height of 20 meter, then find out its kinetic energy just before it hits the ground. ठीक है, तो ग्राउंड के जस्ट ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी उसको, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आपको निकालना है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तभी तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकल पाएगी। और वेलोसिटी यहाँ पे है नहीं, दिया हुआ है वेलोसिटी, बस ये लेंथ दे दी गई, कितनी हाइट गिराया गया वो दे दिया, और आपको दे दिया जी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड का, पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो बच्चों हमारा करने जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। सबसे पहले एक आसान सा प्रॉब्लम करते हैं, फिर इस पे आएंगे वापस। ऐसे लेट्स से एक बॉल है एम मास का, जिसका मास लेट्स से है 2 kg, और इसको थ्रो कर दिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। काफी सिंपल है बच्चों, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और एम हो गया हमारा कितना 2 kg, और भी कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो आंसर देखिए कितना सिंपली आ गया हमारा, कितना 100 जूल, है ना, काफी सिंपल। अभी इसको करते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग कर लेंगे, हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो वेलोसिटी पता करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा काइनेमेटिक्स। तो सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग काइनेमेटिक्स से, सॉल्व करके इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, और फिर वेलोसिटी निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ देखिए हमें u दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 10 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमें क्या निकालना है v। तो बच्चों तीनों किस में इन्वॉल्व है, v u a s, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यूज कर लेते हैं बच्चों, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, 0 हो गया प्लस 2as, 2 इंटू a कितना है बच्चों 10, s कितना है बच्चों 20, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। तो हमारे यहाँ से बच्चों भी कितना मिलेगा बताइए, रूट अंडर 20 इंटू 20, तो बाहर क्या आएगा हमारा एक ही 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर, मान लीजिए इसका मास जो है बच्चों दिया हुआ है हमें 2 kg, तो मास हो गया हमारा 2, और भी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी कितना 400। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया कितना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई 400 जूल। ठीक है, देखा काइनेमेटिक्स का यूज हुआ ना। ऑल राइट बच्चों, अगर हमसे पूछा गया होता कि इस पार्टिकल का जब ये 20 मीटर ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा एम जी एच, एम कितना है 2, जी कितना लेना है 10, और एच कितना है बच्चों 20। यहाँ देखिए कितना आ गया 2 इंटू 10 20, 400 जूल। तो मतलब यहाँ पे जब ये नहीं गिराया गया था, इसको ऊपर में था, तब भी इसके पास एनर्जी थी 400 जूल, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला है उसके जस्ट पहले जो एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी है, और दोनों एनर्जी बराबर है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम में। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, जो मैंने आपको वर्क डन का ये फॉर्मूला बताया एफ एस कॉस थीटा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा बच्चों एफ कांस्टेंट हो। एफ अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बट डोंट वरी, आपको क्लास 8th में हमेशा वर्क फोर्स जो है वो कांस्टेंट ही मिलेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आज क्लास बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में, और हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है।